अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज जो मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ, ये एक ऐसे ग्रह के बारे में है जिसके बारे में हम लोग बहुत ज़्यादा खौफसदा और सहमे हुए रहते हैं और हमें इसे बहुत डराया भी जाता है। तो आज मैं बात करूँगी राहु के बारे में। अच्छा, इस वीडियो को करने से पहले मैं शॉर्टली 2 चीज़ें बयान करना चाहूँगी। एक तो ये कि नाज़रीन, क्योंकि इस वीडियो की तैयारी में थोड़ा-सा मैंने वैदिक टेक्स्ट को स्टडी किया है और चूँकि मैं ओरिजिन नहीं है, मैं हिंदू ओरिजिन से नहीं हूँ, तो इसलिए जो लोग मेरी मुझे सुन रहे हैं यूट्यूब के ऊपर या फ़ेसबुक के ऊपर, अगर मुझसे कोई मिस्टेक होती है किसी चीज़ को प्रोनाउंस करने में, तो मैं इसकी माफ़ी माँगना चाहूँगी, ठीक है? क्योंकि दूसरी बात है, जब हम किसी दूसरे मज़हब की बात करते हैं तो हमें इसमें जो है बहुत ज़्यादा जो है हमें इसको सेंसिटिविटी या इसको सीरियसली डील करना चाहिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी, जो मेरे मुस्लिम बहन भाई मुझे सुन रहे हैं या मेरी वीडियो देख रहे हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस वीडियो से कोई कंट्रोवर्शियल मीनिंग ना इसको दीजिएगा, ठीक है? और कोई इससे, क्योंकि सिर्फ जो है एकेडमिक पर्पज़ के लिए। तो आइए मैं शुरू करती हूँ। नाज़रीन, एक डेमन था, ठीक है? जिसको कि सेलेस्टियल डेमन भी कहते हैं और उसका नाम था स्वारभनु, ओके? तो उसने जो है अपने ऊपर एक, क्योंकि वो डेमन था और उसने अपने आप को एक सेल्फ पनिशमेंट से गुजारा, काफ़ी सीवियर किस्म की उसने अपने आप पर एक पनिशमेंट लागू की। उसके बाद उसने जो है लॉर्ड ब्रह्मा से इस चीज़ की रिक्वेस्ट की। उसने कहा कि मुझे जो है इसके आप मुझे इसका कुछ फ्रूट दें, ठीक है? यदि उसने एक बूंद उसे मांगना चाहा, कोई फ़ायदा मांगना चाहा, और उसने कहा कि उसे एक प्लेनेट का दर्जा दिया जाए, यानी उसको कोई आइडेंटिटी दी जाए। तो लॉर्ड ब्रह्मा ने जो है उस डेमन की ये रिक्वेस्ट कबूल कर ली। उसके बाद ये हुआ कि कुछ अरसे के बाद जो थे वो जो देवता थे और जो डेमन्स थे, ठीक है, उन्होंने एक ओशन को करने पर वो जो है दोनों तैयार हुए या वो उसमें इन्वॉल्व हुए। चंड करने का मतलब ये होता है कि समंदर को स्टर करना, उसमें से कुछ खंगालना, कि वो उसमें से अमृत देखना चाहते थे, ठीक है। हुआ तो तय तो ये हुआ था कि जो इसमें से जो अमृत निकलेगा, ठीक है, या इसमें से और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो डिस्कवर हुई, जिसमें कि एक अमृता भी था। तो उन दोनों के दरमियान ये तय हुआ था कि इसको इक्वली जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। नाज़रीन, अब जो देवता थे वो ये चाहते थे कि अगर तो डेमन्स जो हैं, उन्होंने अगर ये नेक्टर ले लिया, उस ओशियन को जो उन्होंने खंगाला है, उसमें से जो चीज़ें निकली उसमें से एक पॉइज़न भी था, ठीक है, जिसको शिवा ने जो है वो उस पॉइज़न को पिया और उस पॉइज़न को पीने के बाद से जो है वो बहुत सारे चीज़ें डिस्कवर हुई, जिसमें से कुछ प्लांट्स थे, जिसमें से कुछ एनिमल्स थे और कुछ और नबातात और हैवानात थे। इसके अलावा जो है उस ओशन में से एक अमृत भी जो था वो भी डिस्कवर हुआ। तो जो देवता थे, ठीक है, वो असल में ये नहीं चाहते थे कि इस नेक्टर को जो है वो डेमन्स पिएँ, क्योंकि वजह उसकी ये थी, क्योंकि वो लॉर्ड विष्णु जो थे उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो इस चीज़ को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन जब उन्होंने ये बात भी सोची कि अगर ये जो अमृत जो यहाँ पे डिस्कवर हुआ है, अगर वो डेमन्स के हाथ में चला जाता है तो ये दुनिया में बहुत ज़्यादा ईवल क्रिएट हो जाएगा और गुडनेस की जो शरह है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। तो इस बात के ऊपर जो है ये भी कहा जाता है कि जो डेमन्स थे, ठीक है, उनको जो है मुख्तलिफ किस्म की उनका ध्यान डाइवर्ट किया गया और उनको डिफरेंट किस्म की एक्टिविटीज़ में लगाया गया, ठीक है, जिसमें कुछ वाइन्स थी और कुछ और चीज़ें थी। तो लॉर्ड विष्णु ने जो है वो प्लान ये था, मतलब देवताओं का ये प्लान था कि हम ये करेंगे कि जब ये अमृत को जो है डेमन्स के पास जाने से पहले ही ख़त्म कर दिया जाएगा, यानी तमाम का तमाम जो अमृत है वो देवताओं में ही डिवाइड कर दिया जाएगा। अब इस बात से जो बाकी डेमन्स थे उनको तो इस बात का पता ना चल सका, लेकिन जो स्वरभनु था वो इस बात को भांप गया और वो जो है वो देवताओं के जो है कितार में या उनके दरमियान में जो है शामिल हो गया, रूप बदल के। ओके, तो इस बात को ये भी कहा जाता है कि लॉर्ड विष्णु ने इस बात को जो है ओवरलुक किया, क्योंकि वो उनको पता था कि इस डेमन ने लॉर्ड ब्रह्मा से बोल लिया हुआ है, यानी उसने एक एडवांटेज लिया हुआ है। ओके,
लेकिन जो सन और मून थे, जब उन्होंने देखा कि ये ऐसा हुआ है, और वो उन्होंने उसको भांप लिया, उस डेमन को उन्होंने पकड़ लिया, और उन्होंने लॉर्ड विष्णु से ये कहा कि इसको आप डिस्ट्रॉय करें, ठीक है, ऐसे तो ये हरकत की है, इसको आप डिस्ट्रॉय करें। लॉर्ड विष्णु जो थे, उन्होंने उस डेमन को, ठीक है, एक चक्रा था, ठीक है, उसको उसको कहते हैं सेलेस्टियल डिस्क भी उसको कहा जाता है, डिस्क थी, उसके अंदर जाकर उसको दे दिया और उसके दो हिस्से हो गए, ठीक है, यानी वो बाद में राहु और केतु के नाम से जाने लगे। अब जो सर था, उस डेमन का जो सर था, उसके साथ जो है एक सांप की टेल, यानी सरपेंट टेल जो है वो कनेक्ट कर दी गई, और जो उसका जो दूसरा पार्ट रह गया था, उसके साथ सरपेंट हुड जो है वो कनेक्ट कर दिया गया, तो दो हिस्सों में ये डिवाइड हो गया, जो कि राहु और केतु के नाम से जाने जाते हैं। अब राहु प्लैनेट की जो है, क्योंकि राहु जो है, क्योंकि वो उसको उन्होंने मारा, लेकिन वो मर नहीं सका, क्योंकि वो इमॉर्टल हो गया, उसने लेक्टर पी लिया था, इसलिए उसको इमॉर्टैलिटी मिल गई। ओके, तो अब देखें कि राहु को जो है वैदिक टेक्स्ट में जो इसकी अपीयरेंस बयान की जाती है, वो कुछ इस तरह से इसकी अपीयरेंस बयान की जाती है कि राहु जो है वो एक हेड है, ठीक है, एक बॉडी है, और उसके नीचे तो उसका हिस्सा, निचला हिस्सा है, वो सांप है, यानी वो स्नेक की तरह का है। दूसरी चीज़ यह है कि उसके चार बाजू हैं, एक बाजू में जो है उसने एक ट्राइडेंट पकड़ा हुआ है। अब जो ट्राइडेंट होता है नाज़रीन, ये आप जानते हैं कि ये एक वेपन है, जो कि अक्सर आपने देखा होगा, जो कि पुरानी मूवीज़ में जो दिखाते थे, सिपा सलार जब निकलते थे तो उनके हाथ में वो एक ट्राइडेंट किस्म का एक वेपन होता था। इसको आप आई थिंक उर्दू में बर्छी भी कहते हैं। दूसरे हाथ में से डिस्क पकड़ी हुई है, ठीक है, वो डिस्क वही है जिसके अंदर इसको दिया गया, और राहु और जो ये जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड हुआ। ओके, एक हाथ में जो है वो उसकी तलवार है, ठीक है, और एक हाथ जो है वो इसका ऐसे जेस्चर दिखा रहा है। ओके, बट एक हाथ में कुछ नहीं है, चार इसके जो हैं वो बाजू या चार किस्म की जो है इसके हाथ हैं, जिसमें तीन हाथों में इसकी मुख्तलिफ चीज़ें हैं। अब ये जो जितनी चीज़ें इसने पकड़ी हुई हैं, ये सिंबॉलिक हैं, बहुत ज़्यादा सिंबॉलिक हैं। जो डिस्क का एलिमेंट है नाज़रीन, जो मुझे इसकी समझ आई कि क्योंकि राहु एक ऐसा ग्रह है जो कि एडवांसमेंट से रिलेटेड है, जो कि मटेरियल प्रोग्रेस से रिलेटेड है, तो वो जो डिस्क इसने पकड़ी हुई है, बेसिकली वो ह्यूमन एडवांसमेंट को दिखा रहा है, ठीक है। और इसका जो अगर वर्बल मीनिंग देखें, तो इसका वर्बल मीनिंग में जब हम जाएं तो हमें गेम्स का इशू मिलता है, हमें गेम का इमेज मिलता है। अब दुनिया में जो कंप्यूटर गेम्स होती हैं, जो जितनी भी गेम्स जो हैं, वो भी एक तरह की एडवांसमेंट ही है। दूसरी चीज़ है, इसने जो है तलवार का हाथ पकड़ा, तलवार जो है उस तरह से अपने हाथ में पकड़ी हुई है, तो बेसिकली इसको वेरियर कहा जाता है, और ये कहा जाता है कि ये एक वेरियर के रूप में है, और इसने जो है मल्टी कलर ड्रेसिंग में है, यानी अगर हम देखें तो हमें राहु की जो है वो ड्यूल पर्सनैलिटी हमारे सामने आती है। अब देखिए नाज़रीन, बात यह है कि राहु जो है एक ऐसा ग्रह है जिसके साथ ट्रेजिडी का भी एलिमेंट है, जिसके साथ मिसफॉर्च्यून्स का एलिमेंट भी है, क्योंकि राहु के साथ ट्रेजिडी तो हुई है, जाहिर बात है, अगर आप एक ही बॉडी को दो हिस्सों में काट देंगे तो वहाँ पे क्या पैदा होगा, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन पैदा होगी, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होगी। तो राहु जो है वो कुछ ऐसी ज़िंदगी के कुछ ऐसी डार्क एनर्जीज के साथ रिलेटेड है, जिसमें ह्यूमन फ्रस्ट्रेशन भी है, जिसमें ह्यूमन ऑब्सेशन भी है, जिसमें कि जो है एडवांसमेंट भी है, क्योंकि राहु का जो है वही रोल है वैदिक में जिस तरह के यूरेनियस प्लैनेट का जो है वो वेस्टर्न में हम इसको देखते हैं। राहु को नाज़रीन जो है वो लाइटनिंग के साथ रिलेट भी किया जाता है, यानी आर्टिफिशियल सन भी इसको कहा जाता है। एक तो आप देखिए, एक नेचुरल लाइट होती है, ठीक है, नेचुरल लाइट जैसे कि सूरज की रोशनी होती है, और वो हमें जो है वो एनर्जी देती है, और हमें हमारी जो ज़िंदगी में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इस तरह एक जो है वो आर्टिफिशियल लाइट भी होती है। आपका जितना जो मैस मीडिया है, यानी आपकी जो इंडस्ट्री है, आपकी जो फिल्म इंडस्ट्री है, आप कभी देखते होंगे जब मूवीज़ बनती हैं या जो कभी प्लेस चलते हैं, तो उसमें जो आर्टिफिशियल लाइट जो होती है, उसके अंदर एक माया की दुनिया क्रिएट की जाती है, यानी एक आर्टिफिशियल वर्ल्ड क्रिएट की जाती है। तो वो जो सारी आर्टिफिशियल वर्ल्ड है, ठीक है, वो जो आर्टिफिशियल लाइट्स हैं, उनका ताल्लुक भी जो है राहु के साथ होता है।
क्योंकि राहु का जो इम्पैक्ट है वो आपकी मीडिया के ऊपर भी है, ठीक है, आपकी इंडस्ट्री के ऊपर भी है, जो आपकी हॉलीवुड की और जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है उसके ऊपर भी राहु प्लैनेट का राज है। नाज़रीन, राहु जो है इसको बेसिकली हेयरिंग के साथ रिलेट किया जाता है, यानी सुनने के साथ। ये भी कहा जाता है कि राहु जो है वो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हेयरिंग एबिलिटी भी दे सकता है, ठीक है, कोई वायु एनर्जी है, ओके। दूसरी जो है वो आपको डेफनेस, यानी जो कुव्वत समाज से महरूमी है, उसका ताल्लुक भी जो है वो राहु के साथ है। राहु की जो डायरेक्शन है वो साउथ वेस्ट है, और राहु जो है वो ऐसी जगहों को दिखाता है, जैसे कि आप देख लें, जैसे कि आपके ये फॉरेस्ट होते हैं, आपका माउंटेन एरिया होता है, या बहुत ही जो एरोटिक किस्म का लैंडस्केप होता है, ठीक है, जो आपको अपनी तरफ अपील करता है, ठीक है, सांपों के जो, जहाँ पे सांप के घर होते हैं, सांप के डेंस होते हैं, उनका ताल्लुक भी राहु के साथ है। राहु का ताल्लुक आंट्स के साथ भी है, चींटियों के साथ भी है, क्योंकि आपने देखा होगा कि चूंटियां जो होती हैं वो कितनी माइक्रो किस्म की क्रिएचर है, यानी आपको नज़र भी नहीं आती, ठीक है, और आप उसको देख भी नहीं पाते, और वो ज़मीन के ऊपर पता नहीं कितनी तादाद में मौजूद है, और छोटे छोटे से बिल्कुल मिन्यूट किस्म के जो है वो उनके छोटे से होल्स होते हैं जहाँ वो रहती हैं। तो राहु के लिए एक रेमेडी ये भी बताई जाती है, चूंटियों को फीड करना, ठीक है, ये भी एक उसकी रेमेडी हो सकती है। दूसरी बात है नाज़रीन, राहु जो है वो एक कोल्ड एनवायरनमेंट को दिखाता है, यानी एक्सट्रीम एक्सट्रीम को दिखाता है। और राहु और सैटर्न दोनों जो है, आप हम जानते हैं कि वेस्ट को रूल करते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज को रूल करते हैं, फॉरेन को दिखाते हैं। अब यहाँ पे आप, जब आप इन मुल्कों का, यूरोप का या इन वेस्ट का, जब आप इनका जो है क्लाइमेट देखेंगे, तो हम जानते हैं कि यहाँ पे कितनी ठंड पड़ती है, ठीक है, एक्सट्रीम वेदर पड़ता है यहाँ पर, और ठंड, बर्फबारी, स्नो फॉलिंग। तो राहु बेसिकली जो है वो ठंडी क्लाइमेट को दिखाता है, और राहु की हुक्मरानी भी जो है वो वेस्ट के ऊपर है, यानी कि इसकी हुक्मरानी जो है वो वेस्ट के, यूरोप के ऐसे कंट्रीज के ऊपर है, ओके। अच्छा, राहु जो है इसका ताल्लुक, जैसे मैं आपको बताया, लाइटनिंग के साथ है, ठीक है, और राहु जो है वो एक ऐसा ग्रह है जो इंसान को आउट ऑफ बॉक्स जो है वो चीज़ों की तरफ लेकर जाता है। ऐसे एक्सपीरियंसेस नाज़रीन जो इंसान के सेल्फ से हटकर होते हैं, यानी मैं आपको ऐसी मिसाल दूं, जैसे कि जिसमें कि आपका फिजिकल सेल्फ इन्वॉल्व नहीं होता, लेकिन फिजिकल सेल्फ से हटकर ऑस्ट्रल जर्नी पर कुछ ऐसा एक्सपीरियंस जो कि आपके फिजिकल सेल्फ से अटैच ना हो, लेकिन आप उसको एक्सपीरियंस कर रहे हो, दैट इज़ आल्सो अबाउट द राहु। जैसे कि मैं यहाँ पे एक मिसाल देनी चाहूँगी कि अगर आप में से काफ़ी लोगों ने अगर जो पाकिस्तानी ड्रामे देखते हैं उनमें से अशफाक अहमद साहब के प्लेज आपने देखे होंगे, हैरत कदा के नाम से टीवी पे लगते थे, पीटीवी के ऊपर। तो उसमें उन्होंने कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस बताए थे, ह्यूमन साइकी से रिलेटेड या मिस्टिसिज्म से रिलेटेड। तो राहु जो है वो ऐसे ही कुछ एक्सपीरियंसेस की तरफ इंसान को लेकर जाता है। राहु का ताल्लुक जो है वो फियर्स के साथ भी है, फोबियस के साथ भी है, ठीक है, एग्जाइटी के साथ भी है, फ्रस्ट्रेशन के साथ भी है, ऑब्सेशन के साथ भी है। दूसरी बात है नाज़रीन, राहु जो है वो द प्लैनेट, ये वो वाहिद ग्रह है जिसको कि इंसान की डेस्टिनी के साथ रिलेट किया जाता है। राहु जो है वो चूंकि ड्यूल नेचर का हामिल है, दोनों लेवल्स पे काम करता है, हायर सेल्फ पे भी काम करता है और लोअर सेल्फ पे भी काम करता है। अगर हायर सेल्फ पे जाएगा तो आपको देवता बना देगा, और अगर लोअर सेल्फ पे जाएगा तो डेमन बना देगा। तो राहु के अंदर जो है वो दोनों किस्म की जो है वो एक्सट्रीमिटी मौजूद है, ठीक है। अच्छा नाज़रीन, बात ये है कि राहु जो है, क्योंकि वैसे तो राहु के साथ जो है वो कहा जाता है कि मटेरियल जो सक्सेस है वो इन्वॉल्व है, यानी मटेरियल का कारक है, और राहु जो है वो हमेशा फ्यूचर एडवांसमेंट की तरफ लेकर जाता है, इन्वेंशन की, जैसे यूरेनियस का रोल है ना वेस्टर्न में, इस तरह जो है वो राहु का रोल भी है, ठीक है। राहु जो है वो इन्वेंशंस की तरफ लेकर जाएगा, रिसर्च की तरफ लेकर जाएगा, आउट ऑफ बॉक्स चीज़ों की तरफ लेकर जाएगा। और जैसे कि राहु जो है, अगर इसको हम नेपच्यून के, क्योंकि जैसे कि हम देखते हैं ना कि राहु और केतु के अंदर जो है, जैसे कि वेस्टर्न में यूरेनियस और नेपच्यून की एनर्जीज हैं, इस तरह वैसी एनर्जीज जो हैं वो राहु और केतु की भी हैं।
अगर हम नेपच्यून के साथ इसको रिलेट करें राहु को, तो नाज़रीन राहु जो है वो फोटोग्राफी को बहुत ज़्यादा इन्हेंस करता है। हर किस्म का जो फोटोग्राफी होती है, ठीक है, उसको राहु जो है उसका भी जो है वो सिग्निफिकेटर है, उसको उन चीज़ों को भी प्रमोट करता है। दूसरी बात है नाज़रीन, राहु जो है वो कहते हैं कि अगर किसी ग्रह के साथ इन्वॉल्व होता है तो वो उस ग्रह की जो एनर्जी है उसको बूस्ट करता है, क्योंकि राहु जो है वो चीज़ों को ऑक्युपाई करने की कोशिश करता है। अगर राहु का कनेक्शन वीनस के साथ होता है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो इंडस्ट्री है, मूवीज़ हैं, फिल्म्स हैं, ठीक है, तो ये इंसान की एस्थेटिक्स को बहुत ज़्यादा बूस्ट कर देगा। और इंसान को जो है वो एक बहुत, इसको कहा जाता है कि इट इज़ द एल्यूजनरी एस्पेक्ट ऑफ द नेचर, ठीक है, नेचर का जो है एल्यूजनरी एस्पेक्ट है, जो कि माया है। तो शदाद की जन्नत थी ना, वो भी जो है वो राहु के साथ रिलेटेड है। राहु के साथ मिसफॉर्च्यून्स भी हैं, राहु के साथ इम्प्रिजनमेंट भी इन्वॉल्व है। मिसफॉर्च्यून्स इसलिए है कि ट्रेजिडी का भी जो है वो कारक है। डेथ बाय हैंगिंग, ठीक है, यानी कि ऐसी डेथ जो कि जिसमें सजाए मौत होती है, फांसी हो जाती है, ठीक है, इम्प्रिजनमेंट हो जाती है, इस किस्म की जो चीज़ें हैं वो भी राहु के साथ जो है वो रिलेट होती हैं। वैसे तो राहु जो है, क्योंकि ये पब्लिक डोमेन को पसंद करता है, जैसे कि 11th हाउस को अगर हम देखें तो को रूलर 11th हाउस का जो है वो राहु है। क्योंकि राहु और 11th हाउस का ताल्लुक जैसे कि मैसेज के साथ है, ग्रुप्स के साथ है, जिस तरह 7th हाउस जो है वो स्टेप डोर है आउटवर्ड का, तो आउटर वर्ल्ड का, इस तरह जो है वो राहु भी जो है वो पब्लिक डोमेन में काम करता है। लेकिन राहु जो है वो आउट ऑफ बाउंड्रीज जाता है। ओके, जो चीज़ इंसान को अपनी बाउंड्रीज से अलहदा करती है, अपनी बाउंड्रीज से जो है वो इसको जो है वो दूर लेकर जाती है, तो वो थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन भी पैदा करती है, डिटैचमेंट भी पैदा करती है। राहु जो है वो हीलिंग से भी रिलेटेड है नाज़रीन। जो आपकी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, मेडिसन्स हैं, उनका ताल्लुक भी राहु के साथ। आप राहु का नक्षत्र देखें जो कि एक्वेरियस के अंदर फॉल करता है, शतभिषा नक्षत्र, ठीक है, तो इट इज़ आल्सो अबाउट द 100 स्टार कॉन्स्टलेशन, जिसके साथ सबसे ज़्यादा हीलिंग इन्वॉल्व है। डेट इज आल्सो द राहु, क्योंकि वो राहु का ही नक्षत्र है। तो अब देखिए राहु की जो एनर्जीज हैं वो कितनी जो है मल्टी डायमेंशनल है। अब इसके अगर नक्षत्र पे अगर हम जाएंगे तो आर्द्रा नक्षत्र को देखेंगे तो हमें उसके अंदर एक फोर्सफुल एनर्जी नेचर की लगती है, जैसे रूल बाय द रुद्रा। ओके, इसला अगर हम जाएंगे दूसरे नक्षत्र की तरफ जो कि स्वाति नक्षत्र है, तो स्वाति के अंदर सबसे ज़्यादा राहु का एलिमेंट आता है, क्योंकि इसके अंदर प्रॉपर एक वायु एनर्जी है। और तीसरा जो है वो इसके अंदर शतभिषा नक्षत्र है, उसका ताल्लुक भी जो है वो इंसानी हीलिंग के साथ है, ठीक है। बहुत तीनों ही नक्षत्र जो है वो राहु के फोर्सफुल नक्षत्र हैं। तो नाज़रीन राहु जो है इट इज़ वेरी मल्टी डायमेंशनल जो है वो ग्रह है, ठीक है। और बेसिकली हमारे यहाँ ये मसला है कि हमने इसको टोटली एक नेगेटिव सेंस में लिया हुआ है, लेकिन ये दोनों लेवल्स पे काम करता है, ठीक है। ये बहुत नेगेटिव लेवल पे भी काम करेगा, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव लेवल पे भी काम करेगा। राहु जो है वो जो है वो एस्ट्रोलॉजी से भी रिलेटेड है, ठीक है, एस्ट्रोलॉजर्स को भी ये रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि एक मैनिपुलेटिव ये प्लैनेट है, एक मैनिपुलेशन है इसके अंदर। तो पॉलिटिशियंस को भी ये जो है वो दिखाते हैं, पॉलिटिक्स का ताल्लुक जो है वो भी इस ग्रह के साथ है, डिप्लोमेसी का ताल्लुक जब इस ग्रह के साथ है, वो चीज़ों को ये बहुत ही जो है खूबसूरत तरीके से जो है ये मैनिपुलेट कर सकता है। तो नाज़रीन ये मेरा राहु के बारे में वीडियो था, तो इंशाल्लाह मैं इस पे बारे में ट्राई करूँगी कि मैं इसके बारे में एक और वीडियो बनाऊँ। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे फीडबैक दीजिएगा। किसी और वीडियो के साथ आती हूँ। अल्लाह हाफिज़।